हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ-IAS हिंदी। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का स्टडी IQ-IAS हिंदी में। मेरा नाम है अतुल जैन। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि यूपीएससी परीक्षा में, खास तौर पे मुख्य परीक्षा में, ऐसे काफी सारे सवाल आते हैं जिनमें आपसे किसी न किसी प्रकार के विचार पूछे जाते हैं। अब इन वैचारिक प्रश्नों का उत्तर देने में एक सबसे बड़ी गलती जो अभ्यर्थी करते हैं, और यहां तक कि तैयारी के समय में भी जो बहुत बड़ी गलती अभ्यर्थी करते हैं, वो ये करते हैं कि वो जो उनकी अपनी खुद की विचारधारा होती है, जिसको वो बचपन से अपने साथ लेकर चलते आए हुए हैं, वो उसमें क्या समस्याएं हैं आपको बताऊंगा, उसी विचारधारा के आधार पर प्रश्न का उत्तर देने की कोशिश करते हैं। तो कई बार क्या होता है कि अभ्यर्थी जो हैं उनके उत्तर, जिसे अंग्रेजी में कहा जाता है वेल राउंडेड आंसर, कि आपने उत्तर के सभी पक्षों को कवर नहीं किया। और ऐसा इसलिए होता है कि क्योंकि आपके अपने कुछ बायसेस होते हैं, आपके अपने कुछ पूर्वाग्रह होते हैं, और यह जरूरी है, मतलब यह अनिवार्य है कि होंगे। ऐसा कोई भी मनुष्य नहीं होगा मेरे ख्याल से जो ये कह दे कि भाई मेरे में कोई बायस नहीं है, मेरे में कोई पूर्वाग्रह नहीं है, मैं तो सबको, हर चीज को, हर व्यवस्था को एक जैसा मानता हूं। ऐसा शायद कोई नहीं होगा। तो अगर आपके पास आपके अपने पूर्वाग्रह हैं और अगर आप उनका प्रयोग करते हो अपने उत्तर देने में या अपने विचार बनाने में, तो आपका जो उत्तर है वो बहुत अप्रभावी हो जाता है, उसकी प्रभावशीलता बहुत कम हो जाती है। यूपीएससी में आप जब तैयारी कर रहे हैं तो तैयारी के दौरान इस प्रक्रिया से कैसे बचे, आज मैं आपको अगले 10 मिनट में केवल यह बताऊंगा कि आपके अपने पूर्वाग्रह जो हैं, आपके बायसेस जो हैं, उनसे आप कैसे मुक्ति पा सकते हैं। सबसे पहली चीज यह है, बस यही आज हम बात करेंगे अगले 10 मिनट में। लेकिन इस चर्चा को शुरू करने के पहले आपको बता दूं कि भाई हमारा प्रतिज्ञा बैच जो है वो शुरू हो रहा है 18 तारीख से। सुबह 8 बजे से मॉर्निंग टाइम है, बेस्ट टाइम है, आप लोग जानते हो। और प्रतिज्ञा बैच की एक बड़ी यूनिक ऑफरिंग है जो आपको मैं पहले भी कई बार बता चुका हूं कि बाकी जो P2I बैच की ऑफरिंग थी सारी वैसी की वैसी ही है, फीस भी वही है 27,999 अगर आप AJ लाइव कोड लगाते हैं। लेकिन प्रतिज्ञा बैच में एक खासियत यह है कि अगर आप इस बैच में एनरोल करते हैं और अगर आप प्रारंभिक परीक्षा क्लियर कर लेते हैं, आप 2025 का प्री क्लियर कर लेते हैं, तो आपको हम आपकी सारी फीस रिफंड कर देंगे। यानी कि आपके लिए यह कोर्स पूरी तरह से निःशुल्क हो जाएगा। तो अगर आप दिल लगा के पढ़ाई कर सकते हैं, मेहनत कर सकते हैं, तैयारी कर सकते हैं, तो आप इस बात को लेकर एकदम निश्चित रह सकते हैं, निश्चिंत रह सकते हैं कि आपके लिए यह कोर्स फ्री होने वाला है। जो भी फीस आप देंगे वो आपको वापस मिल जाएगी। आज ही AJ लाइव कोड लगा के 27,999 रुपए में इस बैच से जुड़ जाइए और अपनी तैयारी को एक सही आकार प्रदान कीजिए। याद रखिए 18 तारीख से बैच शुरू हो जाएगा सुबह सुबह 8 बजे से। चलिए अब एक बार जल्दी से बात पे अपनी वापस आते हैं। तो भाई सबसे पहली बात यह है कि ये पूर्वाग्रह जो है, इनका स्रोत क्या है, ये कहां से आते हैं। इन पूर्वाग्रहों का स्रोत बेटा हमारा जीवन होता है। देखिए, हम सभी किसी ना किसी परिवार में पैदा हुए, किसी ना किसी धर्म में पैदा हुए, किसी ना किसी जाति में पैदा हुए, किसी ना किसी समाज में पैदा हुए, किसी एक भाषाई समूह में पैदा हुए। हम सभी कहीं तो पैदा हुए, कहीं पर पले बढ़े। हमारे आसपास हमारे परिवारजनों, हमारे रिश्तेदारों, हमारे स्कूल के टीचरों, हमारे मित्रों ने आपस में जिस तरह की बातचीत की, उससे हम प्रभावित हुए। यह बात सही है। आप कितने भी न्यूट्रल क्यों ना रहे हो जीवन में, आपका परिवेश जो होता है उससे आप प्रभावित होते हैं। इसमें कोई ज्यादा संदेह की बात नहीं है और इसमें कोई बुरी बात भी नहीं है। तो अगर मान लीजिए आप एक उत्तर भारतीय परिवार में पैदा होते हैं, तो आपको आमतौर पे आपका जो वर्ल्ड व्यू होता है, आपका दुनिया को देखने का नजरिया जो होता है, वो उत्तर भारतीय ही रह जाता है। दक्षिण भारत की समस्याएं आपको समझ में नहीं आती। आपको ऐसा लगता है कि भाई उत्तर भारतीय हूं मैं, तो हिंदी ही हर जगह बोली जाती है। आपको लगता है हिंदी में क्या समस्या है, हर जगह हिंदी तो बोली जाती है। लेकिन चूंकि आप दक्षिण भारत नहीं गए, तो आपको यह नहीं पता कि देश के बहुत बड़े हिस्से ऐसे भी हैं जहां पर लोगों को हिंदी नहीं आती। वही दूसरी ओर मान लीजिए अगर आप एक शहरी इलाके में पैदा हुए हैं,
तो कई बार आपको गांव की समस्या समझ ही नहीं आती, आपको गांव में क्या प्रॉब्लम है, आपने गांव कभी देखे नहीं, आपने गांव वालों से कभी इंटरैक्ट नहीं किया, तो आपको क्या लगता है विकास का मतलब यह है कि नए कारखाने बनाए जाएं, नए ऑफिस खोले जाएं, नई सड़कें बनाई जाएं, यह विकास है। लेकिन गांव में कृषि के क्षेत्र की क्या समस्या है इसके बारे में आपको कोई जानकारी नहीं होती। अगर आप एक पुरुष हैं तो महिलाएं जो हैं वो किस तरह के संकट से गुजरती हैं अपने जीवन में, इसका आपको कोई अंदाजा नहीं होता। मैं आपको एक चीज याद दिलाता हूं, एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट जो मैंने एक बार कराया था कि आमतौर पे सड़कों और सार्वजनिक स्थानों पर जब भी महिलाएं निकलती हैं आमतौर पे लोग उन्हें घूर कर देखते हैं। ये भारत में, खासतौर पे उत्तर भारत में बहुत आम चीज है कि अगर महिलाएं सड़क पर जा रही हैं तो लोग उन्हें पलट कर, रुक कर, घूर कर देखेंगे। तो एक बार मैं एक स्कूल में वर्कशॉप कराता था। उस स्कूल में मैं चाहता था कि लड़के महसूस करें कि कैसा लगता होगा एक लड़की को जब वो सड़क पर निकल रही है और जो भी आदमी जा रहा है साइकिल पर, कार में, ऑटो में, सब उसको पलट पलट के देख जरूर रहे हैं, उसे कैसा लगता होगा। तो मैंने अपनी क्लास के कुछ लड़कों को सामने स्टेज पर खड़ा किया और पूरी क्लास को यह आदेश दिया कि सब इन्हें देखते रहिए बस, और कोई एक्टिविटी नहीं थी, बस ये एक्टिविटी थी कि ये जो भी करें, यहां से वहां चलें, खाएं पिएं, घूमें बैठें, उन लड़कों को आजादी थी कि आपको खड़े नहीं रहना, आपको जो करना है करो, लेकिन पूरी क्लास आपको ही देखेगी। आप विश्वास नहीं करोगे 2-2.5 मिनट में वो सबके सब इतने असहज हो गए कि उन्होंने कहा कि सर बस अब ये खेल हमें और नहीं खेलना, ये प्रैक्टिस हमें और नहीं करनी। तो उनको मैंने यही समझाने की कोशिश करी कि बेटा जो चीज आप 2-2.5 मिनट बर्दाश्त नहीं कर पाए वो हमारे समाज में महिलाएं जो हैं शायद पूरे समय बर्दाश्त करती हैं। वो जब भी घर के बाहर निकलती है लोग उन्हें घूरते हैं, उन्हें देखते हैं। तो इस बात को आप समझ पा रहे हैं। तो क्या होता है कि पुरुष होने के नाते इन सब चीजों की समझ आपको नहीं होती, आपको ये समझ में नहीं आता कि वो किस तरह की कठिनाई से गुजरते हैं। अगर आप एक आदिवासी नहीं हैं तो आपको आदिवासियों की समस्या समझ में नहीं आती। अगर आप किसी आतंकवाद ग्रस्त क्षेत्र से नहीं है तो आपके दिमाग में ऐसे सोल्यूशन आते हैं, अरे सबको पकड़ के बंद कर दो, इजराइल वाला सोल्यूशन लगा दो, सबको जेल में डाल दो, मिलिट्री रूल लगा दो। बहुत लोग लिखते हैं मेरी क्लासेस में ये सब, क्योंकि आप उनके जो है जगह पर कभी रहे नहीं, आपको उनका अनुभव नहीं है, तो आपको यह समझ में नहीं आया। तो होता क्या है, जीवन में जहां से आप हो, जिस प्रकार के व्यक्ति आप अब तक रहे हो, उसके कारण से आपका जो जीवन है वो आपके बायसेस का सबसे बड़ा स्रोत है। और इन बायसेस के कारण होता क्या है बेटा कि आपकी विचारधारा और आपके उत्तर, क्योंकि हम केवल परीक्षा की बात कर रहे हैं, आपके उत्तर जो हैं वो बड़े आधे अधूरे और बड़े, जिसको हम कहते हैं ना कि बहुत ही, जिसको हम क्या कह सकते हैं, बहुत ही अपरिपक्व उत्तर आप लिख के आते हैं जो केवल आपके जीवन के अनुभवों पर आधारित होते हैं। जबकि यूपीएससी अपेक्षा यह करता है, देखिए यूपीएससी ऐसा नहीं करता, आप उत्तर प्रदेश के व्यक्ति हो सकते हैं, आपको आईएएस बना के तमिलनाडु भेज सकता है। यूपीएससी आपको आईएएस बना के नागालैंड भेज सकता है, आपको जम्मू कश्मीर भेज सकता है। आप कैडर एलोकेशन के बारे में कभी आपको बताऊंगा, लेकिन इस बात की पर्याप्त संभावना है कि आप किसी अलग राज्य में जाएं। तो यूपीएससी, और वहां पर आप जाएंगे तो आप हो सकता है कि आप सारी जिंदगी दिल्ली में रहे हो, दिल्ली में पले बढ़े हो, और आपको जो पहली पोस्टिंग मिल जाए वो बांदा जिले की मिल जाए उत्तर प्रदेश में, जो कि एक वास्तविकता में ग्रामीण जिला है। तो अब एक ग्रामीण जिले के आप कलेक्टर बने जहां पर आमतौर पर खेती बाड़ी होती है, लोग किसान हैं, आपको उनकी समस्या सुलझानी है, पर आप दिल्ली के बाहर तो गए नहीं। तो आप ये नहीं कह सकते कि मेरे को आता नहीं है, भाई किसानों की क्या प्रॉब्लम है मेरे को समझ में नहीं आती, आप ये नहीं कह सकते। तो इसीलिए यूपीएससी आपसे अपेक्षा ये करता है कि जो आपका परिवेश है उस परिवेश के अलावा भी आपको बाकी चीजों की समस्याएं पता हो, आपको दूसरे का पॉइंट ऑफ व्यू भी समझना आता हो। यह बहुत जरूरी है कि आपको क्या समझ में आता हो कि जो मैं सोचता हूं वो तो मैं सोचता ही हूं, वो तो ठीक है, लेकिन दूसरे व्यक्ति का पॉइंट ऑफ व्यू भी समझ में मुझे आना चाहिए। वो क्या कह रहा है, उसका क्या तर्क है, उसकी क्या समस्या है, उसका क्या समाधान है, ये मैं मानूं या ना मानूं, लेकिन मेरे को पता होना चाहिए। यह अपने आप में बहुत आवश्यक है। आजकल हो क्या गया है, यह चीज अब और ज्यादा कठिन हो गई है, जिसका कारण है सोशल मीडिया। सोशल मीडिया पे बेटा क्या हो जाता है, हम लोग अपने अपने एको चैम्बर में बंध जाते हैं। मैं आपको समझाता हूं इसका मतलब क्या है। देखिए, जब तक सोशल मीडिया नहीं थी, मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि जैसे जब मैं अपने कॉलेज गया, मैं आईआईटी कानपुर गया, वहां पर हर प्रकार की विचारधारा के लोग आते हैं। आईआईटी कानपुर तो बहुत बड़ा मेल्टिंग पॉट होता है भाई, दक्षिण भारत के भी हैं, पूर्वोत्तर के भी हैं, उत्तर के भी हैं, पूर्व पश्चिम, हिंदू मुसलमान, गरीब अमीर, हर तरह के बच्चे आते हैं और आप सबके साथ बैठते हो, सबके साथ आप सबका जीवन के अनुभव सुनते हो, क्या समस्याएं हैं, क्या है। मतलब बिहार में बाढ़ की समस्या कितनी गंभीर होती है, यह मुझे वास्तविकता में मेरे बिहार के एक मित्र ने समझाया।
क्योंकि उसके पिताजी किसान थे। उसने बताया कि किस तरह से उसको आईआईटी की तैयारी करने के लिए उनको अपनी जमीन का एक हिस्सा बेचना पड़ा, क्योंकि 3 में से 1 फसल तो खराब होती ही होती है। मेरे को पता था बिहार में बाढ़ आती है, किताबों में मैंने पढ़ा था कि कोसी बिहार का शोक है, लेकिन उसका वास्तविक लोगों के जीवन पे प्रभाव क्या पड़ता है वो उस आदमी से बात करके मेरे को पता चला। आप समझ रहे हैं इस बात को? तो क्या होता है कि आप अब वहां पे हम हर तरह के लोगों से इंटरैक्ट करते थे। धीरे धीरे उससे क्या होता है कि आपके पास इतने तरह का अनुभव हो जाता है कि आपके विचार जो है वो बड़े विस्तृत हो जाते हैं, बड़े डाइवर्स हो जाते हैं। आजकल सोशल मीडिया के जमाने में क्या हो गया है, ट्विटर पे, फेसबुक पे हम खाली उन्हीं लोगों से दोस्ती करते हैं, खाली उन्हीं पेजेस को फॉलो करते हैं जो हमारे जैसा सोचते हैं। ये फैक्ट है, ये आप मान के देखिए। और मैं अपने आप को भी इसका गिल्टी मानता हूं कि हम खाली उन लोगों को फॉलो करते हैं जिनकी सोच विचार हमारी जैसी है। जिनकी सोच विचार हमसे थोड़ी भी अलग है हम उन्हें फॉलो ही नहीं करते। ये मानते हो? अपना अपना फेसबुक जाके चेक करो। सबसे आसान टेस्ट भारत में आजकल राजनीति है। अगर आप बीजेपी के समर्थक हो तो आप ऐसे पेज फॉलो करते होगे जो सिर्फ जिनको बीजेपी सिर्फ बहुत अच्छी लगती है। अगर आप बीजेपी के विरोधी हो तो आप सिर्फ ऐसे पेज फॉलो करते होगे जिनको बीजेपी केवल बुरी लगती है। ये बात सही है कि नहीं? अपना अपना फेसबुक जाके चेक करो, आप मानोगे कि यह बात सच है। तो इसके कारण क्या हो गया है, हम एक एको चेंबर में आ गए हैं। ये एको चेंबर क्या होता है? ये बड़ा शब्द यूज होता है। एको चेंबर क्या होता है कि ऐसा लगता है कि आप जो बोल रहे हो वही एको, मतलब आवाज का गूंजना, वही आपकी आवाज गूंज के आपको वापस आ रही है। यानी कि जो आपकी सोच है सबकी सोच वही है, आप बस उसी ग्रुप में बैठे हो और आपको लगता है दुनिया में सब ऐसा ही सोचते हैं। ऐसा होता है, ऐसा बहुत बार होता है कि आप क्योंकि उन्हीं लोगों के साथ इंटरैक्ट कर पाते हो जो आपके जैसा सोच रहे हैं, तो आपको लगता है दुनिया में सबकी सोच यही है। और इस कारण से क्या होता है, आपके जो पूर्वाग्रह हैं, आपके जो बायस हैं, वो खत्म होने या कम होने की बजाय बढ़ते चले जाते हैं। तो बेटा मैं आपसे आग्रह यह करूंगा कि आप अपने व्यक्तिगत जीवन में जो सोचना है सोचिए, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं कोई समाज सुधार करने नहीं आया हूं। लेकिन तब भी इस परीक्षा के लिए यह बहुत जरूरी है कि आपके विचार जो है, आपकी विचारधारा जो है वो बहुत ज्यादा संतुलित हो। इसीलिए मैं अपनी क्लास में भी ये कहता हूं, मैं हमेशा देखता हूं कि एक तो आजकल पूरा समुदाय बट गया है। कुछ लोग सरकार समर्थक हैं, कुछ लोग सरकार विरोधी हैं। जो समर्थक हैं उन्हें सरकार में कोई खराबी ही नजर नहीं आती, जो विरोधी हैं उन्हें सरकार में कोई अच्छाई ही नजर नहीं आती। और आप मेरी क्लासेस के कमेंट सेक्शन देखेंगे तो दोनों वर्ग आपस में लड़ रहे होते हैं। और मैं सबको यह कहता हूं कि यार कोई भी चीज परफेक्ट नहीं है, कोई भी सरकार बहुत अच्छी नहीं है, कोई भी सरकार बहुत खराब नहीं है। हर सरकार में अच्छी चीजें भी हैं, खराब चीजें भी हैं। आप अच्छी की तारीफ कीजिए, खराब की बुराई कीजिए, ये आपका काम है, ये नागरिक के तौर पे हमारा कर्तव्य है। लेकिन वो हो नहीं पा रहा है। तो हो क्या रहा है, अगर आप सरकार समर्थक हैं तो बहुत जरूरी है कि आप सरकार विरोधी विचार भी पढ़ें। अगर आप सरकार विरोधी हैं तो यह बहुत जरूरी है कि आप सरकार समर्थक विचार भी पढ़ें। अगर आप हिंदू हैं तो बहुत जरूरी है कि आप चीजों का मुस्लिम पक्ष भी समझें। अगर आप मुस्लिम हैं तो यह बहुत जरूरी है कि आप हिंदू पक्ष भी समझें। जाति को तो खैर मैं कहूंगा कि जातीय दंभ तो एकदम छोड़ दीजिए, उससे बड़ा अपराध कोई नहीं है, उससे बड़ी मूर्खता कोई नहीं है। लेकिन तब भी अगर आप ऊंची जाति के हैं तो आप दलितों के विचारों को समझें, अगर आप दलित हैं तो आप बाकी जातियों के विचारों को समझें, आप जनजातियों के विचारों को समझें, शहर वाला गांव को समझे, गांव वाला शहर को समझे, आदमी जो है वो औरतों की समस्याओं को समझे, औरतें आदमियों की समस्याओं को भी समझें। ऐसा नहीं है कि पुरुषों के साथ गलत नहीं होता है। तो ये एक साझा समझ जब विकसित होगी तभी आपके उत्तरों में परिपक्वता आएगी। इसके लिए कुछ स्टेप्स, 2-3 छोटे छोटे स्टेप्स जो मुझे आपको बताने हैं। सबसे पहला, अपना सोशल मीडिया अगर आप फॉलो करते हैं, सबसे पहला तो सोशल मीडिया है उसको परिवर्तित कर दीजिए। केवल उस तरह के पेज मत फॉलो कीजिए जिनको आप पसंद करते हैं, उन पेजों को भी फॉलो कीजिए जिनको आप पसंद नहीं करते हैं, लेकिन समझदारी भरे पेज होने चाहिए। ऐसा नहीं जो उल्टी सीधी फेक न्यूज फैला रहे हैं, वो नहीं। जो कि समझदारी भरे तरीके से पत्रकारिता कर रहा है, कुछ लिख रहा है, किसी का पक्ष दे रहा है, उसको भी फॉलो करें। एक अच्छा, एक परिपक्व सोशल मीडिया पेज आपका लगना चाहिए। दूसरा यह है बेटा कि अपने मित्रों में भी विविधता लाएं। ये जो है, अपने सामाजिक विविधता आप अपने आसपास लेकर आएं। अगर आप सिर्फ अपनी जाति, अपने धर्म, अपने लिंग के लोगों से दोस्ती करते हैं, अपने क्षेत्र के लोगों से दोस्ती करते हैं, तो यह बहुत गलत चीज है। मैंने अक्सर देखा है कि भारतीय जब विदेश जाते हैं तो केवल भारतीयों से दोस्ती करते हैं, यह अनुचित है। आप बाकी जगह के लोगों से भी दोस्ती कीजिए, उनकी भी संस्कृति, सभ्यता, सोचने के तरीके को समझिए। तो एक अपने आसपास सामाजिक विविधता को आप बढ़ाएं, यह बहुत जरूरी है। और तीसरी चीज जो है,
कभी भी कोई आपको लगे कि यार इस चीज में, किसी भी चीज में आप स्ट्रांगली सोचते हो, तो हमेशा ये अपने आप अंदर क्षमता डेवलप कीजिए कि दूसरे के पक्ष को भी समझना, दूसरे के पक्ष से सोचना। यह एक क्षमता आपको विकसित करनी पड़ेगी अपने रोजमर्रा के जीवन में। आप अगर हिंदू हैं तो एक दिन सोच कर देखिए कि अगर आप मुस्लिम होते तो आप सरकार ने कोई कदम उठाया है, आपको वो कैसा लगता। अगर आप मुस्लिम हैं तो एक बार सोच के देखिए अगर आप हिंदू होते तो आपको कैसा लगता। तो ये चीजें जो हैं, ये कुछ कदम आपको उठाने पड़ेंगे, जिससे क्या होगा, आपके अंदर के जो बायसेस हैं, मैं ये तो नहीं कहूंगा कि खत्म हो रहे हैं, लेकिन कम से कम आप उन बायसेस का, उन पूर्वाग्रहों का एक विरोधाभासी व्यू जो होता है, एक जिनका काउंटर पॉइंट जो होता है, उसको भी आप विकसित कर पाएंगे। और ये आपके यूपीएससी के उत्तरों में बहुत ज्यादा आपके लिए मददगार सिद्ध होगा। ठीक है, अगर कोई ऐसा आपके पास विचार है जिस पे आपको काउंटर व्यू चाहिए, तो आप मेरे से कभी भी संपर्क कर सकते हैं। आपको लगता है सर मेरा ये विचार है, इसका अलग विचार क्या हो सकता है, तो आप atul.jain@studyiq.com पे आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, आमतौर पर सबसे बड़ा एग्जाम्पल इसका आरक्षण होता है, रिजर्वेशन होता है। लोग रिजर्वेशन को लेकर बहुत कठोर महसूस करते हैं, लेकिन खैर उसकी विचारधारा कभी और चर्चा करेंगे कि आरक्षण जो है वो भारत में क्यों है और वो क्यों आवश्यक है। खैर चलिए, अभी के लिए इतना ही। आपको एक बार फिर से बता दूं कि हमारा प्रतिज्ञा बैच, जिसमें अगर आप प्री क्वालिफाई करते हैं तो आपको आपकी सारी फीस रिफंड हो जाएगी। ये बैच 18 तारीख से शुरू हो रहा है सुबह 8 बजे से। एजे लाइव कोड लगा के 27,999 रुपए में उससे आज ही जुड़ जाइए और अपनी तैयारी को एक सही आकार प्रदान कीजिए। इस चर्चा से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।